हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है क्लास 12th बायोलॉजी के बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, जो कि हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, इन क्वेश्चंस को हमने पूरी किताब से छांट के निकाले। ठीक है, पूरी किताब का संपूर्ण निचोड़ है। ठीक है, इन 50 अगर क्वेश्चंस को आपने, ये जो 50 लघुत्तरी क्वेश्चंस हैं, इनको अगर आपने पढ़ लिया तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, इनको हमने प्रीवियस ईयर पेपर, अनसॉल्व पेपर और मॉडल पेपर और आपकी बुक, ठीक है, इनसे छांट के निकाला है, जो कि हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, पेपर में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्नों को आज के इस वीडियो में हम शामिल करेंगे। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन को आप अच्छे से तैयार कर लेना ताकि आपका एक भी नंबर मिस ना हो। ठीक है, तो बिना आपका टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को। ठीक है, तो जो हमारा पहला नंबर क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, ऑक्जेलिस और कोमेलाइना, ऑक्जेलिस और कोमेलाइना कौन से दो प्रकार के पुष्पों का उत्पादन करते हैं। ठीक है, जो ऑक्जेलिस और कोमेलाइना हैं वो किन प्रकार के पुष्पों का उत्पादन करते हैं, उनके नाम हमें बताना है। ठीक है, तो जो ऑक्जेलिस और कोमेलाइना पौधे हैं वो पहले तो उन्मील परागणी पुष्प यानी चेस्मोगैमस नामक पुष्पों का उत्पादन करते हैं, और एक और होते हैं अनुमीलीय परागणी पुष्प जो कि क्लिस्टोगैमस नामक पुष्पों का उत्पादन करते हैं। चेस्मोगैमस और क्लिस्टोगैमस नामक पुष्पों का ऑक्जेलिस और कोमेलाइना नामक पौधे इन दो पुष्पों का उत्पादन करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने किस जीवाणु का प्रयोग अपने शोध में किया था। ठीक है, फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने किस जीवाणु का प्रयोग अपने शोध में किया था तथा उस जीवाणु का नाम और जो रोग हो गए थे उस रोग का नाम हमें बताना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने कौन से जीवाणु का प्रयोग किया था। फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने अपने प्रयोग में न्यूमोकाकस, कौन सा, न्यूमोकाकस यानी कि स्ट्रेप्टोकाकस न्यूमोनी, ठीक है, स्ट्रेप्टोकाकस न्यूमोनी नामक जीवाणु को, ठीक है, इन्होंने किसका यूज किया था फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने अपने प्रयोग में स्ट्रेप्टोकाकस न्यूमोनी नामक जीवाणु को अपने इंजेक्शन में भरा था। ठीक है, ये जो आपका जीवाणु है इसको अपने इंजेक्शन में भरकर इन्होंने चूहों को लगाया था। ठीक है, चूहों को सुई लगाई थी जिससे चूहों को निमोनिया नामक रोग हो गया था। ठीक है, जिससे चूहों को निमोनिया नामक रोग हो गया था। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्त्री जनन तंत्र में अंडोत्सर्ग के पश्चात अंडाशय से उत्सर्जित अंडाणु के संग्रहण में उत्तरदायी भाग का नाम बताइए। ठीक है, स्त्री जनन तंत्र में अंडोत्सर्ग के पश्चात अंडाशय से उत्सर्जित अंडाणु के संग्रह में उत्तरदायी भाग का हमें नाम बताना है। ठीक है, तो इसका नाम होता है तुंशिका। क्या नाम होता है, तुंशिका या एम्पुला। ठीक है, इसका नाम होता है तुंशिका या एम्पुला। तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मेंडल का वंशागति सिद्धांत किन कारणों से 1900 तक अज्ञात रहा। ठीक है, मेंडल का वंशागति सिद्धांत किन कारणों से सन 1900 ईस्वी तक अज्ञात रहा तथा इसके दो कारण भी लिखिए। ठीक है, इसके दो कारण भी लिखना है। ठीक है, तो इसका आंसर है, मेंडल का जो वंशागति सिद्धांत है एक जैविक वंशानुक्रम सिद्धांत है। ठीक है, मेंडल का जो वंशागति सिद्धांत है एक जैविक वंशानुक्रम सिद्धांत है जो कि विवादास्पद था। ठीक है, जो कि विवादास्पद था यानी कि जो नए वैज्ञानिक थे, ठीक है, उनको ये समझ में ही नहीं आया। ठीक है, उनको ये समझ में नहीं आया कि उन्होंने जो वंशागत सिद्धांत दिया है वो उनको समझ में नहीं आया। ठीक है, तभी ये 1900 ईस्वी तक इनका जो सिद्धांत है वंशागति का वो सन 1900 ईस्वी तक अज्ञात रहा। इसके बाद आए हैं जो वैज्ञानिक विलियम बेटसन। ठीक है, विलियम बेटसन ने इसका क्या किया, विलियम बेटसन ने जब इसको पढ़ा तो जब इनको समझ में आ गया तो इन्होंने क्या किया, मेंडल के वंशागत सिद्धांत को क्या कर दिया, लोकप्रिय बना दिया। ठीक है, और कौन से दो कारण थे जिसके कारण मेंडल का वंशागति सिद्धांत अज्ञात रहा इतने दिनों तक। ठीक है, तो पहले क्या होता था, पहले संचार की सुविधाएं नहीं होती थी। ठीक है, जैसे आजकल जो सुविधाएं हैं संचार की, कि आजकल मोबाइल है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, तो इतनी संचार की सुविधाएं नहीं थी कि क्या किया जाए, पूरी दुनिया तक ये
मतलब ये चीज़ें फैलाई जा सकें, ठीक है। तो पहले क्या होता था, संचार की सुविधाएं आज के जैसी नहीं थी। दूसरा है गणितीय शब्दावली के कारण, ठीक है। इन्होंने जो सिद्धांत दिया था वो गणितीय शब्दावली के कारण इनका सिद्धांत वैज्ञानिकों को समझ में नहीं आया था, ठीक है। इनका जो सिद्धांत था गणितीय शब्दावली के कारण वैज्ञानिकों को समझ में नहीं आया था। इसी कारण जो इनका वंशागति सिद्धांत है सन 1900 ईस्वी तक अज्ञात रहा है। हमारा अगला क्वेश्चन है नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए, ठीक, नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए उत्तरदायी 2 साइनोबैक्टीरिया के नाम लिखिए, ठीक है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए उत्तरदायी 2 साइनोबैक्टीरिया के नाम लिखिए, ठीक है। तो कौन से ऐसे 2 साइनोबैक्टीरिया हैं जो कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए उत्तरदायी होते हैं, ठीक है। तो वो होते हैं आपके नास्टक, ठीक, नास्टक, अजोला और एनाबियना, ठीक है। नास्टक, अजोला और एनाबियना 2 पूछे गए थे, लेकिन हमने 3 बता दी। आपको जो याद हो जाए, अगर पेपर में आ जाता है तो आपको वही लिख देना, ठीक है। नास्टक, अजोला और एनाबियना, ठीक है। ये क्या होते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए उत्तरदायी 2 साइनोबैक्टीरिया हैं, ठीक। हमारा अगला क्वेश्चन है मटर के लंबे पौधों का जीनोटाइप निर्धारण, ठीक। मटर के लंबे पौधों का जीनोटाइप निर्धारण में किस प्रकार का संकरण किया जाता है, ठीक है। मटर के लंबे पौधों का जीनोटाइप निर्धारण में किस प्रकार का संकरण किया जाता है, इसकी हमें व्याख्या करनी है, ठीक है। तो चलिए कर लेते हैं। मटर के लंबे पौधों में जीनोटाइप का निर्धारण परीक्षार्थ संकरण यानी कि टेस्ट क्रॉस के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, टेस्ट क्रॉस संकरण के द्वारा मटर के लंबे पौधों का जीनोटाइप निर्धारण किया जाता है, ठीक। इसमें क्या किया जाता है, जब F1 पीढ़ी का क्रॉस, ठीक, हम एक प्रभावी जनक के साथ करा देते हैं। जब F1 पीढ़ी का क्रॉस हम एक प्रभावी जनक के साथ करा देते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, टेस्ट क्रॉस कहा जाता है। उसे टेस्ट क्रॉस या परीक्षार्थ संकरण कहा जाता है, ठीक है, जो कि मटर के लंबे पौधों का जीनोटाइप निर्धारण होता है, ठीक। तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। हमारा अगला क्वेश्चन है सहविलुप्तता की व्याख्या कीजिए, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। सहविलुप्तता की व्याख्या कीजिए, ठीक है। तो सहविलुप्तता क्या होती है, सहविलुप्तता का अर्थ होता है जब एक जाति विलुप्त हो जाती है, जब एक जाति विलुप्त हो जाती है तो उस पर आधारित जो दूसरे जंतु व पादप जातियां हैं, ठीक है, तो उस पे आधारित जो दूसरे जंतु और पादप जातियां हैं वो भी क्या होने लगती हैं, विलुप्त होने लगती हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, सहविलुप्तता कहते हैं, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं, सहविलुप्तता कहते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए जो परपोषी मत्स्य हैं और उनके जो परजीवी हैं, ठीक, परपोषी मत्स्य और उनके परजीवी। और आप ले सकते हैं उदाहरण जैसे डायनासोर की प्रजाति क्या हुई, धीरे धीरे वो विलुप्त हो गई, यानी वो क्या हो गए, सहविलुप्तता की वो व्याख्या कर रहे थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है जैविक यानी कि कार्बनिक खेती पर टिप्पणी लिखिए, ठीक है। जैविक या कार्बनिक खेती क्या होती है, इस पर हमें टिप्पणी लिखनी है, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं। जैविक अथवा कार्बनिक खेती में, ठीक है, जैविक अथवा कार्बनिक खेती में रासायनिक खाद जैसे कि यूरिया वगैरह का हम इस्तेमाल करते हैं ना खेती पे, तो उसके बिना जो खेती कराई जाती, अर्थात जैविक अथवा कार्बनिक खेती में जो रासायनिक खाद है जैसे हम यूरिया वगैरह का इस्तेमाल करते हैं तो उनका बिना इस्तेमाल किए हुए, अर्थात गोबर की खाद द्वारा जो खेती कराई जाती है उसे हम क्या कहते हैं, कार्बनिक खेती कहते हैं। ऐसी खेती को हम जैविक या कार्बनिक खेती कहते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। हमारा अगला क्वेश्चन है लैक प्रचालेख, ठीक, लैक प्रचालेख ओपेरॉन में, ठीक, लैक प्रचालेख ओपेरॉन में जेड एंड वाई जीन किस प्रकार का एंजाइम का कूटलेखन करते हैं, इनके कार्यों का हमें उल्लेख करना है, ठीक है। लैक प्रचालेख में जो ओपेरॉन है वो जेड और वाई जीन किस प्रकार के एंजाइम का कूटलेखन करते हैं, इनके कार्यों का भी हमें क्या करना है, उल्लेख करना है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। तो ये जो लैक प्रचालेख हैं वो कौन से एंजाइम का कूटलेखन करते हैं, तो जेड वाला क्या करता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ठीक है। जेड वाला जो जेड जीन है वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज का कूटलेखन करता है, जिसके द्वारा वो क्या करता है, लैक्टोज का विघटन करता है। ये क्या काम करता है, लैक्टोज का विघटन करता है, ठीक है। जो जेड वाला जीन है वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम का कूटलेखन करता है, जिसके द्वारा क्या होता है, लैक्टोज का विघटन किया जाता है, ठीक। और जो वाई जीन है
जो वाई जीन है वो परमिएस, ठीक है, वो परमिएस एंजाइम का कूटलेखन करते हैं और इसके द्वारा हम क्या करते हैं, पारगम्यता को बढ़ाया जाता है। इसके द्वारा पारगम्यता को बढ़ाया जाता है और जेड वाले जीन के द्वारा लैक्टोज का विघटन किया जाता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। हमारा अगला क्वेश्चन है किन्हीं दो आभासी फलों के नाम लिखिए, ठीक है। किन्हीं दो आभासी फलों के नाम लिखिए, ठीक है। तो वो आभासी फल कौन से हैं? पहला फल है सेब, दूसरा है स्ट्रॉबेरी, ठीक है। पहला फल है सेब और दूसरा कौन सा है, स्ट्रॉबेरी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। हमारा अगला क्वेश्चन है जलीय परागण, ठीक, जलीय परागण करने वाली किन्हीं दो पौधों का नाम लिखिए, ठीक है। जो जलीय परागण करते हैं ऐसे किन्हीं दो पौधों का नाम हमें लिखना है, ठीक है। तो वो पौधे कौन से हैं? पहला पौधा है आपका हाइड्रिला, पहला पौधा है आपका हाइड्रिला और दूसरा है इलघास, ठीक। इलघास और हाइड्रिला दो ऐसे पौधे हैं जो कि जलीय परागण करते हैं। क्या काम करते हैं? जलीय परागण करते हैं। आपके हाइड्रिला और इलघास नामक पौधे जलीय परागण का काम करते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। हमारा अगला क्वेश्चन है मांसल फल क्या है, ठीक है। मांसल फल क्या होते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं मांसल फल क्या होते हैं। ऐसे फल जिन फलों में फल भित्ति, ऐसे फल जिन फलों में फल भित्ति सरस व गूदेदार होती है, ठीक है। जिन फलों में जो फल भित्ति होती है सरस व गूदेदार होती है उन्हें हम क्या कहते हैं? मांसल फल कहते हैं, ठीक है। जिन फलों में जो फल भित्ति सरस व गूदेदार होती है ऐसे फलों को हम मांसल फल कहते हैं। ये फल अस्फोटक होते हैं, ठीक है। ये फल अस्फोटक होते हैं जिसके कारण इनके जो बीज हैं गूदा सड़ने के बाद भी खराब नहीं होते, ठीक है। ऐसे फलों के जो बीज होते हैं वो गूदा सड़ने के बाद भी खराब नहीं होते, जैसे कि आम, ठीक है। आम जो फल है, आम ऐसा फल है, आम मांसल फल है, ठीक है। आम मांसल फल है जिसका गूदा भी सड़ जाता है तब भी उसका बीज खराब नहीं होता, उसके बीज के द्वारा एक नया आम का पेड़ लगाया जा सकता है, ठीक है। तो आम क्या होता है? आम मांसल फल है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा। हमारा अगला क्वेश्चन है एक परिपक्व में समाहित कोशिकाओं के नाम लिखे, ठीक है। एक परिपक्व में समाहित कोशिकाओं के नाम हमें लिखने, ठीक है। तो जो पहली कोशिका हमारी है जनन कोशिका, दूसरी हमारी है वर्धी कोशिका, ठीक है। जो एक परिपक्व में समाहित कोशिकाएं हैं, ठीक है। पहली हमारी है जनन कोशिका, दूसरी हमारी है वर्धी कोशिका, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पुष्प में दलपुंज का क्या कार्य है, ठीक है। जो पुष्प में जो दलपुंज होते हैं, ठीक है, पुष्पों में जो दलपुंज होते हैं उनका क्या कार्य होता है, ठीक है। तो जो पुष्पों में दलपुंज होते हैं उनका रंग बिरंगा होना, ठीक है। जो पुष्पों में जो दलपुंज होते हैं उनका रंग बिरंगा होना उनके आकर्षण का केंद्र होता है, ठीक है। जो पुष्पों में दलपुंज होते हैं उनका रंग बिरंगा होना आकर्षण का केंद्र है, अर्थात यह कीटों को अपनी ओर आकर्षित करता है और ये कीट क्या काम करते हैं? पराग उसमें बनाते हैं, ठीक है। जो पुष्पों के दलपुंज हैं उनका रंग बिरंगा होना उनके आकर्षण का केंद्र होता है, अर्थात ये कीटों को क्या करते हैं? ये जो छोटे छोटे कीट होते हैं उनको अपनी ओर आकर्षित करते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। हमारा अगला क्वेश्चन है कीट द्वारा परागित पौधे का नाम लिखिए, ठीक है। जो कीटों द्वारा परागित पौधा है उसका नाम हमें लिखना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं वो कौन सा है, ठीक है। तो जो कीट द्वारा परागित पौधा है उसका नाम होता है मदार। मदार एक ऐसा पौधा है जो कि जो छोटे छोटे कीट होते हैं, ठीक है, उसके बीज को ले जाके इधर से उधर ले जाके डाल देते हैं, जिससे क्या होता है? मदार जो पुष्प है उसका पेड़ उग आता है, ठीक है। तो जो कीट है वो मदार नामक पौधे को परागित करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन कौन सा है वो देख लीजिए। हमारा अगला क्वेश्चन है अनिषेचक। अनिषेचक फलन क्या है, ठीक है। अनिषेचक फलन क्या है इसकी व्याख्या करिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं ये क्या होता है। इसका आंसर है जब बिना निषेचन के अंडाशय से, ठीक, जब बिना निषेचन के अंडाशय से फल का निर्माण होता है, ठीक। जब पौधों में बिना निषेचन के अंडाशय से फल का निर्माण होता है तो इस प्रक्रिया को अनिषेक
फलन कहते हैं। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? अनिषेक फलन कहते हैं। ऐसे फल कौन कौन से होते हैं? जैसे अंगूर होता है, केला होता है। ये ऐसे फल होते हैं जो कि बिना निषेचन के अंडाशय से इनके फलों का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया को हम अनिषेक फलन कहते हैं। क्या कहते हैं? अनिषेक फलन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है अंगूर और केला। ठीक, तो हमारा अगला क्वेश्चन कौन सा है वो देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है टेपिटम कहाँ स्थित होता है? ठीक है, टेपिटम कहाँ स्थित होता है तथा इसके कार्य बताइए कि ये टेपिटम किस कार्य में काम आता है। ठीक, तो देख सकते हैं आप, ये जो टेपिटम है ये पराग कोश की भीतरी परत में उपस्थित होता है। ये जो टेपिटम है वो पराग कोश की भीतरी परत में उपस्थित होता है तथा यह विकासशील परागकण को पोषण प्रदान करता है। ठीक है, जो विकासशील परागकण हैं जो बन चुके होते हैं उनको पोषण प्रदान करता है। ठीक, टेपिटम पराग कोश की भीतरी परत में उपस्थित होता है तथा ये जो विकासशील परागकण होते हैं उनको ये पोषण प्रदान करता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन कौन सा है। हमारा अगला नंबर क्वेश्चन है लीडिंग कोशिकाओं का क्या कार्य है। ठीक है, लीडिंग कोशिकाओं का क्या कार्य होता है। ठीक है, तो जो लीडिंग कोशिकाएं होती हैं, लीडिंग कोशिकाएं टेस्टोस्टेरोन व एंड्रोजन्स हार्मोन का स्राव करती हैं। ठीक है, जो लीडिंग कोशिकाएं होती हैं जो लीडिंग कोशिकाएं हैं वो टेस्टोस्टेरोन व एंड्रोजन हार्मोन्स का क्या करती हैं? स्राव करती हैं, तेजी से बहाव करती हैं। ठीक है, ये लीडिंग कोशिकाएं टेस्टोस्टेरोन व एंड्रोजन हार्मोन्स का स्राव करती हैं। ठीक, तो चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। हमारा अगला क्वेश्चन है यदि शुक्राणु के एक्रोसोम भाग को काटकर निकाल दिया जाए, यदि हम शुक्राणु के एक्रोसोम भाग को काटकर निकाल दें तो क्या हो जाएगा। ठीक है, यदि हम शुक्राणु के एक्रोसोम भाग को काटकर निकाल दें तो क्या काम होगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा? निषेचन की प्रक्रिया नहीं होगी, इसके द्वारा निषेचन की प्रक्रिया नहीं होगी। ठीक, तो चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। हमारा अगला क्वेश्चन है आवर्त चक्र क्या है। ठीक, हमारा अगला क्वेश्चन है आवर्त चक्र क्या होता है। ठीक, तो इसका आंसर है मादाओं में अंडाणु का निर्माण की जो प्रक्रिया होती है वो 28 दिन की होती है। ठीक है, मादाओं में अंडाणु के निर्माण की प्रक्रिया 28 दिन के चक्र में होती है, जिसे क्या कहा जाता है? मासिक चक्र या आवर्त चक्र कहा जाता है। ठीक है, जो महिलाओं में अंडाणु के निर्माण की प्रक्रिया है वो 28 दिन की होती है और जिसे हम क्या कहते हैं? मासिक चक्र या आवर्त चक्र कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आवर्त चक्र को प्रेरित या नियमित करने वाले दो हार्मोन्स के नाम बताइए। ठीक है, आवर्त चक्र को प्रेरित या नियमित करने वाले दो हार्मोन्स के नाम बताइए। ठीक है, तो वो दो हार्मोन्स हैं आपके एस्ट्रोजन, ठीक, एस्ट्रोजन हार्मोन और प्रोजेस्टेशन हार्मोन क्या करते हैं? आवर्त चक्र को प्रेरित या नियमित करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन कौन सा है। हमारा अगला क्वेश्चन है डीएनए में उपस्थित क्षारकों के नाम लिखिए। ठीक है, डीएनए में उपस्थित क्षारकों के नाम हमें लिखने हैं। ठीक है, तो जो डीएनए में उपस्थित क्षारक होते हैं वो होते हैं एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन। ठीक है, जो डीएनए में क्षारक उपस्थित होते हैं उनके नाम होते हैं एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन। ठीक है, ये जो क्षारक हैं वो कहाँ उपस्थित होते हैं? डीएनए में उपस्थित होते हैं। ठीक है, हमारा अगला नंबर क्वेश्चन है प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक डीएनए में क्या अंतर है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक डीएनए में क्या अंतर होता है, इनके जो अंतर है वो हमें बताने हैं। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक डीएनए में प्रोटीन नहीं जुड़े रहते हैं। ठीक है, प्रोकैरियोटिक डीएनए के साथ प्रोटीन नहीं जुड़ता है। ठीक, जबकि जो यूकैरियोटिक डीएनए है इसके साथ हिस्टोन प्रोटीन जुड़े रहते हैं। ठीक, प्रोकैरियोटिक डीएनए के साथ प्रोटीन नहीं जुड़ता है, चाहे कोई सा भी प्रोटीन हो प्रोकैरियोटिक डीएनए के साथ नहीं जुड़ेगा, जबकि जो यूकैरियोटिक डीएनए है उसके साथ हिस्टोन नामक प्रोटीन जुड़ा रहता है। ठीक है, तो ये थे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक डीएनए में अंतर। हमारा अगला क्वेश्चन है मनुष्य में जीवाणु जनित रोगों के नाम लिखिए। ठीक है, मनुष्य में जो जीवाणु जनित रोग हैं उनके नाम लिखिए। ठीक है, तो वो रोग हैं आपका हैजा, तपेदिक,
मियादी बुखार और निमोनिया। ठीक है, मनुष्य में जो जीवाणु के द्वारा रोग फैलते हैं, जैसे मच्छरों के काटने से फैलते हैं मलेरिया, टाइफाइड, वैसे ही। ठीक है, मनुष्य में जीवाणु जनित जो रोग हैं उनका नाम है हैजा, तपेदिक, मियादी बुखार और निमोनिया। ये सब किसके द्वारा होते हैं? ये जीवाणु जनित रोग हैं जो कि मनुष्यों में फैलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है? मनुष्य में विषाणु जनित रोगों के नाम लिखे। ठीक है, मनुष्य में जो विषाणु जनित रोग होते हैं उनके नाम हमें लिखने। ठीक है, तो मनुष्यों में जो विषाणु जनित रोग होते हैं वो होते हैं डेंगू बुखार, चेचक, रेबीज और पोलियो। ठीक है, डेंगू बुखार, चेचक, रेबीज व पोलियो मनुष्य में विषाणु द्वारा जनित रोग हैं। ठीक है, ये मनुष्य में विषाणु द्वारा जनित रोग हैं, डेंगू बुखार, चेचक, रेबीज और पोलियो। ठीक, अगला क्वेश्चन कौन सा है? व्यसन क्या है? व्यसन की प्रक्रिया क्या है? ठीक, तो व्यसन जब कोई व्यक्ति ड्रग्स, अल्कोहल, जब कोई व्यक्ति ड्रग्स ले या अल्कोहल यानी शराब का सेवन करता है, जब कोई व्यक्ति ड्रग्स और अल्कोहल आदि का सेवन करता है और बार बार इस प्रक्रिया को करता है, तो इनके सेवन के साथ ही, ड्रग्स और अल्कोहल के सेवन के साथ ही उस व्यक्ति को इसकी आदत लग जाती है। ठीक है, उस व्यक्ति को इसकी आदत लग जाती है और इसी आदत को या लत को क्या कहा जाता है? व्यसन की प्रक्रिया कहते हैं। ये जो आदत मनुष्य को लग जाती है ड्रग्स और अल्कोहल की बार बार करने से, बार बार पीने से या ड्रग्स लेने से, तो ये जो लत है इसी को हम क्या कहते हैं? व्यसन कहते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। हमारा अगला क्वेश्चन है ओपिओइड्स पर टिप्पणी लिखिए। ठीक है, क्या होता है ओपिओइड्स, इसके बारे में हमें बताना है। तो ये जो ओपिओइड्स है नशीली दवाओं का वह समूह है। ओपिओइड्स नशीली दवाओं का वह समूह होता है जिसके अंतर्गत हेरोइन, मॉर्फिन, ठीक है, जिसके अंतर्गत हेरोइन, मॉर्फिन, स्मैक, अफीम आदि नशीली औषधियाँ शामिल होती है। ठीक है, ओपिओइड्स नशीली दवाओं का वह समूह होता है जिसके अंतर्गत हेरोइन, मॉर्फिन, स्मैक, अफीम आदि नशीली औषधियाँ शामिल होती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? ओपिओइड्स कहते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन कौन सा है। हमारा अगला क्वेश्चन है वाहित मल क्या है? ठीक है, वाहित मल क्या होता है इसके बारे में हमें बताना है। ठीक है, तो जो कस्बों में, नगरों में व शहरों में, कस्बों में, नगरों में व शहरों में जो नालियों में बहने वाला मलमूत्र होता है, ठीक है, कस्बों में, नहरों में व शहरों में नालियों में बहने वाला जो मलमूत्र है वह कचरे को, ठीक, वो जो कचरा होता है नालियों में जो बह रहा होता है उसे हम क्या कहते हैं? वाहित मल कहते हैं। ठीक, उस कचरे को हम वाहित मल कहते हैं। इसमें रोगजनक सूक्ष्म जीव होते हैं, इसमें रोगजनक क्या होते हैं? सूक्ष्म जीव उपस्थित होते हैं। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है? इस पूरी प्रक्रिया को वाहित मल कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन कौन सा है। हमारा अगला क्वेश्चन है किन्हीं दो प्रतिजैविक औषधियों के नाम लिखे। ठीक है, किन्हीं दो प्रतिजैविक औषधियों के नाम लिखे। ठीक है, तो कौन सी हैं वो प्रतिजैविक औषधियाँ? तो पहली औषधि हमारी है पेनिसिलिन, दूसरी है स्ट्रेप्टोमाइसिन, दूसरी औषधि है स्ट्रेप्टोमाइसिन, जो कि कौन सी औषधि है? प्रतिजैविक औषधि है। पेनिसिलिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन प्रतिजैविक औषधियाँ हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन कौन सा है। हमारा अगला क्वेश्चन है जैव उर्वरक क्या है? ठीक है, जैव उर्वरक क्या होते हैं इसके बारे में हमें बताना है। ठीक है, तो जैव उर्वरक एक प्रकार के जीव हैं। ठीक, जैव उर्वरक एक प्रकार के जीव होते हैं जो कि मिट्टी की पोषक और गुणवत्ता या उर्वरक क्षमता को बढ़ाते हैं। ठीक है, जैव उर्वरक एक प्रकार के ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जो कि मिट्टी की पोषक गुणवत्ता या उर्वरक क्षमता को क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। इसका एग्जाम्पल है जैसे केचुआ। केचुआ क्या काम करता है? मिट्टी की पोषकता को और उर्वरक क्षमता को क्या कर देता है? बढ़ा देता है। इसे हम क्या कहते हैं? जैव उर्वरक कहते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। हमारा अगला क्वेश्चन है बायोगैस क्या है? ठीक है, बायोगैस क्या होती है?
बायोगैस एक ऐसी गैसों का मिश्रण होती है, ठीक है। बायोगैस एक ऐसी गैसों का मिश्रण होती है जिसमें मुख्यतः मीथेन उपस्थित होती है, ठीक है। बायोगैस एक ऐसी गैसों का मिश्रण होती है जिसमें मुख्यतः मीथेन गैस उपस्थित होती है। क्या उपस्थित होती है? जिसमें मुख्यतः मीथेन गैस उपस्थित होती है। ये मवेशियों के मलमूत्र से बनती है, ठीक है। ये मवेशियों के मलमूत्र से बनती है। इसे गोबर गैस या फिर बायोगैस कहा जाता है। इसे गोबर गैस या फिर बायोगैस कहा जाता है, जो कि मवेशियों के मलमूत्र से बनती है, ठीक है। तो ये थी बायोगैस। तो चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है घरेलू उत्पाद में उपयोगी 2 सूक्ष्म जीवों के नाम लिखिए, ठीक। घरेलू उत्पाद में जो 2 सूक्ष्म जीव हैं उनके हमें नाम लिखने, ठीक है। तो घरेलू उत्पाद में जो 2 सूक्ष्म जीव हैं उनका नाम है सिरका, जिसमें कौन सा जीव होता है? एसिटोबैक्टर एसिटी, ठीक है। सिरके को गन्ने से क्या करता है? सिरका में परिवर्तित करता है। दूसरा सूक्ष्म जीव होता है दही। दूसरा सूक्ष्म जीव किसमें उपस्थित होता है? दही में, जिसमें लैक्टोबैसिलस नामक सूक्ष्म जीव होते हैं, जो कि दूध को दही में परिवर्तित कर देते हैं, ठीक है। एसिटोबैक्टर एसिटी गन्ने के रस को सिरका में परिवर्तित कर देता है, और जो लैक्टोबैसिलस सूक्ष्म जीव है वो दूध को दही में परिवर्तित कर देता है, ठीक है। तो ये थे 2 घरेलू उत्पाद जिसमें सूक्ष्म जीव उपस्थित होते हैं। अगला क्वेश्चन है आणविक कैंची क्या है, ठीक है। आणविक कैंची क्या होती है? इसका आंसर है प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम को आणविक कैंची कहते हैं, ठीक है। प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम को हम आणविक कैंची कहते हैं। ये क्या काम करती है? डीएनए खंडों को काटती है, ठीक है। ये कैंची डीएनए खंडों को काटती है और इसे हम क्या कहते हैं? प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम एक आणविक कैंची होती है जो कि डीएनए खंडों को काटने के काम आती है। इसे आणविक कैंची कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है बायोपायरेसी किसे कहते हैं, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है बायोपायरेसी किसे कहते हैं? मल्टीनेशनल कंपनियों द्वारा या फिर दूसरे संगठन द्वारा किसी राष्ट्र या संबंधित लोगों से, ठीक है। जैसे कि कोई चीज़ है, जैसे मान लीजिए कोई इंजेक्शन है, ठीक है। कोई इंजेक्शन है तो उसको मल्टीनेशनल कंपनी या दूसरे संगठन से, मान लीजिए इन्होंने क्या रखा है, इस पे बैन लगा के रखा है, ठीक है। तो क्या काम होता है? मल्टीनेशनल कंपनी या दूसरे संगठन से बिना अनुमति लिए हुए, ठीक है, या राष्ट्र की कोई चीज़ है, मल्टीनेशनल कंपनी या दूसरे संगठन से बिना अनुमति लिए हुए, ठीक है, उससे जो संबंधित लोग हैं उनसे बिना अनुमति लिए हुए इसका प्रयोग करना या जैव संसाधनों का प्रयोग करना बायोपायरेसी कहलाता है, ठीक है। वही चीज़ कहा जा रहा है कि जैसे कोई इंजेक्शन है, किसी मल्टीनेशनल कंपनी या संबंधित लोगों से बिना परमिशन के उसका यूज़ करना बैन है, ठीक। जैसे ड्रग्स हो गया, ठीक, तो उसका कोई यूज़ कर ले तो ऐसे संसाधनों का उपयोग करना क्या कहलाता है? बायोपायरेसी कहलाता है, ठीक। हमारा अगला क्वेश्चन है जीन चिकित्सा क्या होती है, ठीक है। जीन चिकित्सा क्या होती है ये हमें बताना है, ठीक है। तो जो जीन चिकित्सा है, ठीक है, जीन चिकित्सा के अंतर्गत दोषपूर्ण जीन को काट कर निकाल देना, ठीक। जीन चिकित्सा के अंतर्गत शरीर के दोषपूर्ण जीन को काट कर निकाल देना तथा उसके स्थान पे स्वस्थ व क्रियाशील जीन को प्रवेश करा देना, इसे ही क्या कहा जाता है? जीन चिकित्सा कहा जाता है, ठीक है। जीन चिकित्सा के अंतर्गत जो दोषपूर्ण जीन है उसको निकाल कर उसके स्थान पर स्वस्थ व क्रियाशील जीन को प्रवेश करा देना ही जीन चिकित्सा के अंतर्गत आता है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है। हमारे अगले क्वेश्चन है किन्हीं 2 बाह्योष्मी प्राणी के नाम लिखिए, ठीक है। किन्हीं 2 ऐसे बाह्योष्मी प्राणी के नाम लिखिए जो कि बाह्य ऊष्मा से क्या करते हैं? बाहर निकलते हैं। बाह्य ऊष्मा के कारण वो बाहर निकलते हैं, ठीक है। तो जो 2 बाह्योष्मी प्राणी हैं, पहला बाह्योष्मी प्राणी छिपकली है, दूसरा मेढक है, ठीक है। जो बाह्य ऊष्मा से क्या करता है? बाह्य ऊष्मा के कारण ये बाहर निकलते हैं, ठीक है। पहला हमारा छिपकली है, दूसरा मेढक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है वो देख लीजिए। हमारा अगला नंबर क्वेश्चन है मरुदभिद, ठीक। मरुदभिद यानी कि जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा तापमान हो, ठीक है, ठीक है। मरुदभिद पौधों में कांटे किसका रूपांतरण होते हैं, ठीक है। तो मरुदभिद ऐसे पौधे जो कि मरुस्थल में उत्पन्न होते हैं, ठीक है। तो ऐसे पौधों में जो कांटों का रूपांतरण है वो
पत्तियों का रूपांतरण है, कांटे पत्तियों का रूपांतरण है, ठीक है। जैसे गुलाब हो गया, गुलाब में क्या पत्तियां भी और उसकी डाल में कांटे लगे, ठीक है। लेकिन जो मरुद्भिद पौधे हैं जो कि मरुस्थल में उगते हैं तो उनमें क्या होते हैं, जो कांटे हैं पत्तियों का काम करते हैं। जैसे पेड़ों में पत्तियां होती हैं वैसे उनमें क्या होते हैं, कांटे उपस्थित होते हैं। ऐसे पौधों का नाम है बबूल और दूसरा होता है नागफनी। नागफनी और बबूल ऐसे दो पौधे हैं जो कि मरुस्थल में पाए जाते हैं और नागफनी के जो कांटे हैं वो क्या काम करते हैं, पत्तियों का काम करते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन कौन सा है। उत्पादक और अपघटक में अंतर लिखिए, ठीक है। उत्पादक और अपघटक में हमें अंतर लिखना है। तो उत्पादक के अंतर्गत हरे पेड़ पौधे आते हैं, ठीक है। उत्पादक के अंतर्गत हरे पेड़ पौधे आते हैं, जबकि अपघटक सूक्ष्म जीव होते हैं, ठीक है। अपघटक के अंतर्गत सूक्ष्म जीव आते हैं। उत्पादक के अंतर्गत हरे पेड़ पौधे आते हैं, जबकि जो अपघटक हैं उसके अंतर्गत सूक्ष्म जीव आते हैं, ठीक। तो चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन कौन सा है। हमारा अगला क्वेश्चन है तप्त स्थल यानी कि हॉट स्पॉट क्या है। तप्त स्थल यानी कि हॉट स्पॉट क्या है, ठीक। तो ऐसा भौगोलिक क्षेत्र जहाँ की जो जैव विविधता है, ऐसा भौगोलिक क्षेत्र जहाँ की जो जैव विविधता है संकट में होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, तप्त स्थल कहते हैं। ऐसा गर्म क्षेत्र क्या है, ठीक। वह भौगोलिक क्षेत्र जिसकी जो जैव विविधता है संकट में होती है उसे हम क्या कहते हैं, तप्त स्थल कहते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है। हमारा अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय उद्यान क्या है, ठीक है। राष्ट्रीय उद्यान क्या होते हैं, ठीक। तो वह क्षेत्र, राष्ट्रीय उद्यान क्या है, इसका आंसर है वह क्षेत्र जहां वन्य जीव, ऐसा क्षेत्र जहां पे जो वन्य जीव हैं, पारिस्थितिकीय तंत्र, ऐसा क्षेत्र जहाँ पे वन्य जीव तथा पारिस्थितिकी तंत्र दोनों ही संरक्षित रहते हैं, ठीक है। दोनों ही संरक्षित रहते हैं, उसे वन्य जीव का राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं, ठीक है। उसे वन्य जीवों का राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। ऐसा क्षेत्र जहाँ पे वन्य जीव व उनके जो पारिस्थितिकी तंत्र हैं दोनों ही संरक्षण में होते हैं या संरक्षित होते हैं, उसे वन्य जीवों का राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है, ठीक है। तो ये थे हमारे क्लास 12 बायोलॉजी के 50 लघुत्तरीय क्वेश्चन जो कि हमने मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर और अनसॉल्व पेपर से निकाले थे, ठीक है। तो आई होप आपको एक एक क्वेश्चन समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।